नाज़रीन, साइंस टॉक्स में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को कायनात ने जो बायोडाइवर्सिटी दी है वो बहुत ही मुख्तलिफ है कई मामलात में। कहा तो ये जा रहा है कि जिन प्लांट से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर पूरी दुनिया के प्लांट्स को देखा जाए तो उनका जो कैटलॉग बना है तो उसमें से कम अज़ कम 40% से ज़्यादा ऐसे प्लांट्स उस किताब में हैं, उस कैटलॉग में हैं जो जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 खत्ते हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के जो प्लांट डाइवर्सिटी है वो अवेलेबल है। तो इस बारे में कुछ काम हुआ है, कुछ काम होने की कोशिश हो रही है और कुछ काम बहुत पहले हुआ है कि किन प्लांट्स को कैसे समझा जाए और उनकी यूटिलिटी देखी जाए और उनका इस्तेमाल किया जाए। जो बीमारियां हैं, जो मसाइल हैं लाइफ के, उनको मैनेज करने में। तो आज इस टॉक सीरीज़ की आज की कड़ी में हमने दावत दी है डॉक्टर वाजिद वहीद को। डॉक्टर वाजिद वहीद यंग साइंटिस्ट हैं, इस वक्त IIIM में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, काफ़ी काम किया है इन्होंने और काफ़ी काम की उम्मीद भी है आने वाले दिनों में। डॉक्टर वाजिद, आपका खुशामदीद हमारी सीरीज़ में। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आई थिंक इट्स एन ऑनर टू बी अमंग जो कि आपका ये सीरीज़ है, उसमें आपके जो एमिनेंट साइंटिस्ट है कश्मीर के या आउटसाइड कश्मीर में है अभी, दे हैव डन सो मच एंड आई फील कि आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर विथ यू राइट नाउ। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया मेरा। तो शुरू इस बात से करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। डू यू थिंक, कि आपको लगता है कि कहीं हम प्रॉपरली रिसर्च नहीं कर पाए कि हमारे पास जो है और हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे प्लांट लाइफ जो हमारी है, जो हमारी मदद कर सकती है, जो हमको थोड़ा एक नए महाज की तरफ ले जाएगी। हमारा जो काम अभी तक रहा है वो वी आर मोर अबाउट सर्टन एसेंशियल ऑयल्स, अ फ्यू मेडिसिनल प्लांट्स लाइक कुट एंड ऑल दैट। तो इसके अलावा हमारे क्या, आपको क्या लग रहा है कि व्हाट इज़ आवर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑन दैट फ्रंट? आई थिंक वेल, स्टेट ऑफ अफेयर्स जो आप पूछ रहे हो, इट हैज़ बीन एज फार एज बायोडाइवर्सिटी इज़ कंसर्न्ड, जो हमारे पास 2-3 डेकेड्स पहले क्लासिकल बॉटनिस्ट थे, दे आर गोइंग एक्सटिंक्ट इन अ वे। बहुत कम लोग वो क्लासिकल बॉटनी या रिसर्च कर रहे हैं इनटू बायोडाइवर्सिटी, इनटू इकोलॉजी, इनटू स्टेटस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन डिफरेंट प्लेसेस अराउंड कश्मीर और जम्मू और रेस्ट ऑफ इंडिया। बहुत कम हो रहा है उनका। देयर इज़ अ ह्यूज डिक्लाइन बिकॉज people are more going into the fancy sciences, pharmacology, biotech, biochemistry, although they are really they are important part of our current research, मगर वो classical botany का थोड़ा सा ना कम हो रहा है। People don't think it's fancy enough, but although it's very much needed, it's because जब तक हमें पता नहीं होगा कौन सी स्पीसीज कहाँ पे है, कौन सी प्लांट को हमने क्या फ़ायदा है उसका, वो तो उनसे ही पता चलेगा हमें। देन ओनली जो बायोकेमिस्ट है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, फार्माकोलॉजिस्ट है, उनका रोल उसके बाद वहाँ पे अप्लाई होता है आई थिंक। बट there are some really good people in India, in Kashmir, Jammu, जो कि they are starting to kind of go back to the classical biodiversity, obviously because of so many changes, climate change and हमारा जो human intervention रहा है बहुत ज़्यादा, you can see all around us, there are like too much deforestation, वो सब चीज़ें हो रही है। It has definitely affected biodiversity and although I don't have any expertise in that particular field, but that's my observation. नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि फॉर लास्ट मोर देन 100 years जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रहा है मेडिसिनल प्लांट्स के हवाले से, उसको हम कुट के नाम से जानते हैं। ये लिस्टेड कमोडिटी है, इस पर ये लिस्ट करना पड़ता है बेचने से पहले। डॉक्टर वाजिद ने इस पर काफ़ी काम किया है, लेकिन उस काम के हवाले से हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे डॉक्टर वाजिद साहब कि आप अपना जो इल्म का सफ़र रहा है, नॉलेज की तलाश रही है, स्कूल से लेकर आप कई जगहों पर गए, कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में काम किया। इससे पहले कि आप
एक फेलोशिप पे वापस आ गए, IIIM में काम कर रहे हैं इस वक्त। तो हमें अपने इल्मी सफ़र के बारे में बता दें। राइट, मैंने जो एजुकेशन स्टार्ट की है वो छोटे से गांव से, इट्स अ डिसेंट टाउन नाउ, इट यूज्ड टू बी वेरी स्मॉल, कंगन गांदरबल, आप सुना होगा आई थिंक, सोनमर्ग रोड पे पड़ता है वो। तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माई एजुकेशन, 6-7 स्टैंडर्ड तक वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद आई केम टू श्रीनगर वेयर वी लिव्ड फॉर 20-25 ईयर्स महाराजा बाज़ार में। तो वहाँ से आई यूज्ड टू गो टू, वहाँ पे हमारा स्कूल था, पब्लिक हाई स्कूल कोकजीबाग में। आई थिंक दे चेंज द नेम ना, उसका अब नाम ओएसिस कुछ है। मैं गया था वहाँ पे 1-2 बार। तो दैट्स वेयर आई डिड 10th तक वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद 11th-12th जवाहर नगर हायर सेकेंडरी, जो हमारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी है, वहाँ से किया। और उसके बाद आई ऑब्वियसली लाइक ऑल ऑफ अस वी वर लाइक ट्राइंग फॉर द मेडिकल स्कूल। डॉक्टर बनने की बड़ी ख्वाहिश थी मेरे फैमिली को भी, एंड टू सम एक्सटेंट मुझे भी। आई ट्राइड अ फ्यू टाइम्स बट आई कुडंट crack that exam. And in the meantime I was doing bachelor's from अमर सिंह कॉलेज, जो कि नेक्स्ट ही नज़दीक है वहाँ से। साइंसेस में, जनरल साइंसेस में बैचलर्स किया। एंड उसके बाद टू बी ऑनेस्ट वहाँ तक आई वाज़न्ट श्योर कि मुझे लाइफ में करना क्या है, लाइक आई डिडंट हैव एनी डायरेक्शन। तो जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो आई वाज लाइक ओके नाउ आई हैव टू थिंक अबाउट इट, व्हाट शुड आई डू, जॉब करना है, प्राइवेट किसी सेक्टर में जाना है। आई डिडंट हैव एनी डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, बट देयर वाज दिस फियर इन मी कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग बेटर। फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो आई वाज लकी इनफ, आई वुड से, कि आई वॉज सिलेक्टेड फॉर अ कपल ऑफ सब्जेक्ट्स। जोलॉजी में हुआ था, लॉ में हुआ था, और बायोटेक्नोलॉजी में हुआ था। तो I chose biotechnology because, like I said, it was one of the fancy sciences of time. So, and my, kuch mentors they were like, okay, that's probably the better option. And I think that's what kind of shaped my life. Uske baad, I had a privilege to have some really, really good scientists वहाँ पे जो हमारी faculty थे. They were really supportive, brilliant people, or very inspirational, मेरे लिए especially. And that's where I realized कि, this is what I've always wanted to do, but I didn't know how to get here. So uske baad things started to kind of follow on that. तो उसके बाद I got JRFs, NETs, so वो सब सारे एग्ज़ाम्स मास्टर्स के बाद, फिर I started my PhD in जम्मू CSIR IIIM में PhD स्टार्ट किया डॉक्टर लट्टू के साथ, और डॉक्टर राम विश्वकर्मा जो कि डायरेक्टर थे वहाँ पे, उनके साथ PhD स्टार्ट किया। एंड PhD के टूवर्ड्स एंड ऑफ दैट आई गॉट सिलेक्टेड। न्यूजीलैंड के एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बायोटेक का पूरा फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते, तो आई गॉट सिलेक्टेड देयर। फिर आई वाज देयर फॉर 2.5 years। फिर मुझे लगा कि मुझे और बेहतर करना चाहिए, आई वाज़न्ट डूइंग इनफ प्रॉब्ली। Then I applied for हमारा एक इंडो-US फुलब्राइट प्रोग्राम है, एक IUSSTF का DST का है प्रोग्राम एक, तो I applied for that and thankfully I got that fellowship। and उसके बाद I moved to US and alhamdulillah that has been a really good experience US में। I came across really brilliant scientists, बहुत कुछ सीखा उनसे, and 4-5 साल वहाँ पे रह के, and I applied for the Ramalinga Swami Fellowship, जो कि DBT का एक flagship program है, it's like a brain gain program। So I was selected and I recently joined IIIM Jammu again as my parent institute to start my research again। डॉक्टर वाजिद वहीद, अब हम आपके रिसर्च के हवाले से बात करेंगे। जब आप PhD कर रहे थे आपने शायद कुट पे काम किया, राइट? सो व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? तो व्हाट इज कुट एंड हाउ योर रिसर्च इज गोइंग टू हेल्प अस? ओके, सो कुट एज यू ऑलरेडी मेंशन, थोड़ा सा आपने डिस्कस किया उसके बारे में, इट्स कॉल्ड पिकोराइजा क्रुआ। तो this plant is very special. It has been used in Ayurvedic systems, like जो भी आजकल का pharmacology है या drugs है हमारे, a lot of them, almost 60-70% of them have been derived from plants or modified version of plant materials, तो जो plant compounds थे। So there's a huge experience, जो knowledge gain किए लोगों ने over hundreds and thousands of years। तो modern science ने उसी चीज़ को exploit किया, and we have some really excellent drugs जो कि plants से मिले हमें।
Kut is one of those very highly reputed Ayurvedic plant जिसको काफ़ी use करते हैं Ayurvedic preparations में for liver diseases and all those things. So the problem is there's no proper way of growing them because it's a high altitude plant. It grows at least 3000 meters या 3000 श्रीनगर में भी it won't grow that well. It grows in the Himalayas, को creeks होते हैं mountains के, वहाँ पे वो grow करता है. So it has a very specific ecological niche. इसके बगैर बाहर वो grow नहीं करता है. So when it grows in those places, though, obviously people are over harvesting it, over exploiting it because they sell it. Although legally it's very difficult, but there are ways people illegally do that. उसकी वजह से over exploitation, like human intervention की वजह से इसका status ना it is very fragile, a vulnerable situation में आ गया है. So what our work was, जो मेरा PhD का काम था, वो basically था to understand because पिक्रोराइजा में compounds जो होते हैं उनको हम पिक्रोसाइड्स बोलते हैं. That is a class of compounds जिनका role define किया गया है कि they have a role in pharmacological activity. They have a pharmacological activities. तो हम लोगों ने क्या किया कि we were trying to understand हम लोग modern biotechnology से कैसे उस चीज़ को हम exploit कर सकते हैं ताकि हमारा plant भी ठीक से रहे, उसका ecological niche भी disturb ना हो, and we will get what we want to get from that plant. That is picrosides. So the modern biotechnology में basically there's a term called metabolic engineering. यहाँ पे हम metabolism जो होता है plant का, किसी भी organism का, we try to tinker with it, or we try to get the genes out of it जो कि उस compound को बनाते हैं, जो proteins, enzymes उसमें role play करते हैं. So using this metabolic engineering and synthetic biology, the aim was to kind of mimic the pathway. जो भी pathway वो plant use करता है वो चीज़ बनाने के लिए we were trying to get those genes out and use a simpler system. For example, हमारे पास E. coli है जो common bacterium है, या फिर yeast है, या फिर कोई model plant species है जो हम lab में grow कर सकते हैं किसी भी temperature में. It's easy to manipulate genetically. तो the idea was to find those genes first of all कि क्या pathway operate करता है उसमें, and the second one was to use those genes to create those pathways in a heterologous host. So that was the crux of my PhD, and in the process I was successful in identifying 8 genes of the 8 steps of the pathway. Although we still don't have the complete pathway, we don't know the enzymes जो कि finally role play करते हैं decorate करने के लिए उस compound को. People still are working on it. Recently एक हमारा एक इंस्टीट्यूट है CSIR का भी, CSIR का ही वो सिस्टर इंस्टीट्यूट है IHBT, Institute of Himalayan Bioresource Technology. तो वो लोगों ने जीनोम उसका पब्लिश किया है. सो जीनोम sequencing has been recent 10-12 सालों से उसमें एक बड़ा सा रेवोल्यूशन आ गया हमारा नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग से. सो बहुत ही इजी हो गया सब कुछ, बहुत ही चीप हो गया. ह्यूमन जीनोम जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे सीक्वेंस करने के लिए, नाउ वी कैन सीक्वेंस इट फॉर लाइक $200, 100 मे बी. सो उसकी वजह से ना हमें काफ़ी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल रही है. सो नाउ पीपल आर स्टिल गोइंग बैक एंड एक्सप्लॉइटिंग दोज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ताकि we can create those pathways for future. What if we don't have this plant in 50 years from now, but we will still have the information कि ये कैसे बना सकते हैं. Was there some kind of follow up by, not essentially by you, या दूसरे रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने उस पर काम किया, क्योंकि walking the talk is very important. Right. बात को आगे बढ़ाना है, तो उस बढ़ाने में किसी का रोल अभी तक रहा कि नहीं रहा? हाँ, of course. Like lifetime में sometimes the questions are never answered, तो बहुत सारे साइंटिस्टों की बहुत सारी लाइफ्स लगती हैं to answer a simple question. So at some points we feel कि हम ना वो एक we are एक brick, मकान में एक brick हम डालते हैं. Eventually maybe we won't be able to see that whole picture. Exactly. But we do play our roles, छोटे roles, like we towards the bigger goal. So in the same context there have been institutes जहाँ पे हमारा एक private university है सोलन में है, वो I forgot the name, वहाँ पे एक JP institute है एक और, तो IHBT पालमपुर है. तो they have been Himalayan region में institutes है जिन लोगों ने उसको forward किया. They also identified multiple genes
उस पाथवे के. सो इट्स नॉट फुली डेसिफर्ड येट, बट people have progressed really well. और मैंने भी जब वापस आया मैं तो इट वाज स्टिल समटाइम्स जब हम पीएचडी में या किसी भी काम में 4-5 साल गुजारते, gets closer to your heart. So I was like, so there were funding opportunities, so a proposal submit करने थे, तो I still went back. I was like, okay, I need to check, I need to further evaluate. Although थोड़ा सा different proposal है मेरा इस बार का, I'm trying to understand कि ये क्यों high altitude पे grow करता है, जेनेटिकली और एपिजेनेटिकली क्या चेंज आती है इसमें, ताकि जिसकी वजह से इट्स ग्रोज वेल इन दोज प्लेसेस बट डजंट ग्रो वेल एट जब हम नीचे लाते हैं जम्मू में या टेम्परेचर इंक्रीज से. सो हाउ इट्स ऑल रिलेटेड टू ईच अदर. सो दैट इज़ द क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू आंसर, जो मैंने अभी होपफुली वी विल गेट दैट फंडेड सून. उसका भी लास्ट स्टेज चल रहा है. Is kush endemic to Kashmir or is it found anywhere else as well? Well, not endemic to Kashmir. It's endemic to northwestern Himalayas. उसमें हमारा हिमाचल आता है, उत्तराखंड आता है, and I think some other places in northeast. Most probably ये 2-3 states है, कश्मीर हिमालयाज और उत्तराखंड और हिमाचल. ये 2-3 जगहों पे ये I think it's like endemic to that region. तो इसके बाद आप अपने पीएचडी के बाद आप न्यूजीलैंड चले गए, तो न्यूजीलैंड में आपने काम किस बात पर किया? हाँ, वो again it was same related to same compounds and this family of compounds जिनको हम terpenoids बोलते हैं, terpenes. उनमें हमारा सारा जो हमारा ये essential oil आते हैं, you know, monoterpenes होते हैं basically. वो that's the one we smell because वो volatile होते हैं, तो उनकी खुशबू आती है. जो lavender है, geranium है, वो सब family of compounds एक ही है. तो न्यूजीलैंड में मेरा काम बड़ा इंटरेस्टिंग था. सो बेसिकली न्यूजीलैंड का क्या है कि वहाँ पे 90% ऑफ जो फॉरेस्ट्री है, जो इट्स लाइक वो बेस्ड ऑन पाइन ट्रीज़ है. वहाँ पे 90% जो कमर्शियल फॉरेस्ट है वो सारे पाइन ट्रीज़ है. वो उनका एंड इट्स वन ऑफ द टॉप 3 जीडीपी प्रोड्यूसिंग, यू नो, जिनसे मिलता है उनको जीडीपी. तो वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो पाइन ट्रीज़ होते हैं उनमें एक रेजन निकलता है. अगर आपने देखा होगा, आप कट मारते हैं पाइन ट्रीज़ को, तो देयर इज़ वो रेजन ऊज होता है, यू नो, जिसको हम पाइन रेजिन या वैसे बोलते हैं. तो उसमें भी एक मोनोटरपीन निकलता है जिसकी एक स्मेल सी आती है, पाइनिन जिसको बोलते हैं हम. दैट्स वाई पाइन से निकल के पाइनिन नाम रख दिया. उसका फ़ायदा प्लांट को ये होता है कि डिफेंस के लिए यूज़ होता है. अगर फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन लग गया प्लांट में, या फिर कट लग गया, या फिर किसी इंसेक्ट ने उसको ईट करने की कोशिश करी, सो वो प्लांट उसको डिफेंस में वो बनाता है. बट प्लांट यूजुअली इट्स टॉक्सिक, राइट. सो प्लांट उसको ना रख नहीं सकता ज़्यादा अपने अंदर, यू नो. तो उसके लिए प्लांट एवोल्यूशन ने ऐसे काम किया है कि प्लांट में रेजिन चैनल्स या रेजिन कनाल्स बन गई है, एक पॉकेट जैसे छोटे छोटे पॉकेट्स बन गए उस प्लांट में. तो वहाँ पे वो स्टोर रहते हैं. तो वो अपना स्टोरेज, वो अपना जो उनका जो आर्मामेंट है वो रखते हैं वहाँ पे. प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई अटैक करता है तो दे ईट इट. सो वो तो प्लांट के लिए फ़ायदा है. सो हाउ वी वर ट्राइंग टू यूज़ बायोटेक्नोलॉजी टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम इट वाज, सो हम लोग क्या कर रहे थे, हम उन रेजिन चैनल्स को, रेजिन कनाल्स को टारगेट कर रहे थे. हम लोग क्या सोच रहे थे कि हम लोग कैसे ट्रांस जीन्स, जो डिफरेंट जीन्स है, फॉर एग्जांपल टेक्सॉल बनाने के जीन्स, टेक्सॉल इज़ पैक्लिटेक्सल जिससे बनता है, जो कि एंटी कैंसर ड्रग है. तो कैसे हम वहाँ पे उस रेजिन कनाल में जो पाइनिन बनता है या कुछ ऐसा एबिटिक एसिड बनता है उसमें, उसको कम बनाए और हमारा जो कमर्शियली वैल्यूबल चीज़ है वो ज़्यादा बने. तो उसके लिए हम पहले वो टारगेट कर रहे थे कि पहले हमने उन रेजिन कनाल्स तक पहुंचाना है. हमने जो नया जीन डालेंगे वो बस रेजिन कनाल में ही बनना चाहिए, ना कि पूरे प्लांट में. सो उसके लिए हमने प्रमोटर, जिनको हम जीन प्रमोटर्स बोलते हैं, प्रमोटर फ्रेगमेंट्स, हमने वो डिस्कवर किए कि कौन प्रमोटर उस जीन को वहाँ पे एक्सप्रेस कराएगा, ना कि बाकी प्लांट में. उसके बाद हमने उसमें वो ट्रांस जीन्स डाले, टेक्सॉल बायोसिंथेसिस के और सिस एबिनॉल अनदर कंपाउंड, उसके डिफरेंट कंपाउंड्स को ना उसको हम टारगेट कर रहे थे. सो एज टू हैव दीज ना मिनी फैक्ट्रीज, एक प्लांट में ना मिनी फैक्ट्रीज बन रही है. सो अगर हम उस पर कट डालें तो पाइनिन की जगह हमारा टेक्सॉल निकले उसमें से.
because that has more commercial value. Like I said, it's very बहुत मुश्किल से बनता है एक पेशेंट के लिए भी पैक्लिटेक्सेल. So that was the whole 2-2.5 साल का जो काम था मेरा. अदरवाइज किस प्लांट से आता है पैक्लिटेक्सेल? 2-3 प्लांट स्पीसीज है. एक तो है टेक्सास बकाटा, एक है टेक्सास कस्पिडेटा, कश्मीर में भी पाया जाता है. इसको यू ट्रीज बोलते हैं. कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म में ही वो बिलोंग करता है. हायर हिमालयाज में वो पाया जाता है मोस्टली. सो बट यही है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट उस प्लांट को, लाइक बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं कॉनिफर्स या जिम्नोस्पर्म्स, तो बहुत मुश्किल होता है बनाना उसमें से. सो दैट्स व्हाई वी वर यूजिंग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ biofactories. So what was the success? We were quite successful. हमने, like I said, Taxol biosynthesis के लिए there are plenty of genes, like multiple genes डालने होते थे उसमें, right? So we were successful to add at least 3 different genes. तो 3 steps उसके हमने कर लिए थे, and वो 3 steps करके we were successful. हमने वो field trials किए उन transgenes lines के वहाँ पे. That was the only facility in New Zealand जहाँ पे वहाँ पे बहुत stringency है GM genetically modified plants को लेके बहुत ज़्यादा. तो वहाँ पे एक facility हमारे पास थी open fields में transgene grow करने के लिए. तो हमने वो lab से field तक लाया, which was a big achievement. But the end result is yet not known. We have, जैसे कि for example पैक्लिटेक्सेल बनाने के लिए let's suppose 5-10 steps है. So the idea would be same. हमने step by step ही जाना है वहाँ पे. तो let's say हमने अभी 3-4 steps वहाँ तक किए थे. So obviously अब मुझे 4-5 साल हो गए, तो definitely they have added more steps to that. It doesn't happen overnight. It takes a lot of time. Yes, इसमें टाइम लगता है. ये ज़रूरी नहीं कि हर एक PhD या हर एक पोस्ट डॉक्टरेट आपको वो दे दे जो आप चाहते हैं. Right. It is a long process. लेकिन ये भी न्यूजीलैंड में आप पोस्ट डॉक्टरेट पे ही थे. Right, हाँ. Then you opted for another post doctorate? Yes, I thought I should do more. तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया वही फुल ब्राइट इंडो US के लिए. तो फिर उसके बाद आई वर्कड एट मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी. वहाँ पे मेरे प्रोफेसर थे बियॉन हैमबर्गर. वो ही इज़ वन ऑफ द बिग शॉट्स हमारे फील्ड में. दैन उसके साथ एक्चुअली मेरा 1 साल का प्रोजेक्ट था. 1 साल के लिए भेजा था फुल ब्राइट इंडो US फेलोशिप के लिए. बट ही वॉज़ वेरी हैप्पी जो हमारा काम का प्रोग्रेस था. वी पब्लिश्ड एटलीस्ट 7 पेपर. हमने 3 पैटेंट्स किए उन 4-5 सालों में. बल कोविड की वजह से 1-2 साल तो वेस्ट ही हो गए, बट स्टिल वी वर वेरी सक्सेसफुल. तो उसके बाद ही 1 साल के बाद ही वाज लाइक यू स्टे मोर, आई विल पे यू, आई विल फंड योर रिसर्च एंड एवरीथिंग. तो उसके बाद फुल ब्राइट 1 साल के बाद he sponsored my research वहाँ पे. So what was the research about in Michigan University? I haven't really changed a lot of मेरा जो सब फील्ड है बायोसिंथेसिस का या जीन डिस्कवरी या सिंथेटिक बायोलॉजी का, वी स्टिल फोकस्ड ऑन द सेम रिसर्च. तो वहाँ पे हमारी एक फैमिली है प्लांट्स की, उनको बोलते हैं लैमिएसी. उनमें हमारा सारा वो मिंट आता है, ऑसिमम सैंक्टम. उसमें हमारा टीक वुड आता है, या और भी बहुत कोलियस फोर्स कोलाई, बहुत सारे प्लांट्स आते हैं उसमें. तो हमारे पास 50 प्लांट्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे. हमने उनका ट्रांसक्रिप्टोम किया. ट्रांसक्रिप्टोम इज़ कि एक प्लांट का एक टिश्यू जो है, लीफ या रूट है या कोई भी प्लांट टिश्यू है, उस सिचुएशन में, उस एज में जो भी उसका RNA बनता है, जो भी मैसेंजर RNA, जो भी वो एक्सप्रेस करते हैं जीन्स, उस सारी सीक्वेंसेस को हम एनालाइज करते हैं, स्कैन करते हैं, एनालाइज करते हैं. सो द एंड गोल वाज बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि जो उनमें मेंथॉल है हमारा, जो भी एसेंशियल ऑयल्स है, उसके बगैर हमारा एक डाइटरपिनॉइड्स जो कंपाउंड्स है, जिनमें हमारे वो ड्रग्स आते हैं, काफ़ी सारे पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स, उन पे हम लोग वही पाथवे डिस्कवर कर रहे थे. हम 50 स्पीसीज़ को लेके हमने उनमें से 10 स्पीसीज़ के जीनोम सीक्वेंस किए, जिसमें एक टीकवुड का भी है, और भी बहुत सारी स्पीसीज़ के हमने पूरे जीनोम क्रोमोसोमल लेवल वेरी हाई क्वालिटी जीनोम्स हमने सीक्वेंस किया, हमने पब्लिश किया. हमने पाथवेज आइडेंटिफाई किया जो कि फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे. हमने पैटेंट्स उसके लिए वी ग्रांटेड पैटेंट, US पैटेंट्स उन चीज़ों के लिए. सो
again, the idea was to, discover those pathways and use those pathways in synthetic biology, ताकि हम क्रिएट करें वो. वी कोलैबोरेटेड विद वहाँ पे फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, हमारा एक फार्माकोलॉजी का डिपार्टमेंट था वहाँ पे, उनके साथ हम लोग उनको कंपाउंड्स लाइक न्यू टू नेचर कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल अगर ये प्लांट ये कंपाउंड बनाता है, वी वर यूजिंग मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेटोरियल बायोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं. तो उसकी वजह से हम एक प्लांट का एक जीन, दूसरे प्लांट का एक और जीन, तीसरे प्लांट का एक और, या एक माइक्रोब का या एक ह्यूमन का एक और जीन. सो वी वर जस्ट यूजिंग जीन्स जो भी हमें लगे कि दिस इज़ बेटर देन द अदर्स, सो वी वर मिक्सिंग एंड मैचिंग दम, ताकि वी विल क्रिएट न्यू टू नेचर केमिस्ट्री. वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि एक प्लांट तो वो उसमें वो वाले ह्यूमन जीन्स तो आने नहीं वाले, इट्स नॉट गोना हैपन. सो वी वर यूजिंग आवर टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट दोज न्यू कंपाउंड्स, न्यू मॉडिफिकेशन जो कि हमें नेचर में नहीं मिल सकता, जो कि कंपाउंड वी वोंट बी एबल टू फाइंड इन एनी प्लांट, इन एनी ऑर्गेनिज्म. तो वी वर, बिकॉज वी वर यूजिंग जीन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. सो दैट टेक्नोलॉजी रियली हेल्प्ड अस टू प्रोड्यूस at least 100-150 novel compounds जो कि नेचर में कहीं नहीं पाएंगे. हालांकि केमिस्ट्री कैन डू दैट टू, लाइक केमिस्ट्री जो हम सिंथेसिस करते हैं कंपाउंड्स की फॉर एग्जांपल. बट केमिस्ट्री में क्या होता है, देयर आर टू डिफिकल्टीज दैट वी सी एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एज अ बायोकेमिस्ट. और तो एक तो होता है कि जो कि केमिस्ट्री के मेथड्स होते हैं बनाने के, दे आर यूजुअली हार्श केमिकल्स. देयर इज़ ऑब्वियसली दैट प्रॉब्लम कि सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, तो they're not always harmless. They have some harmful effects on environment, on all those different things. दूसरा ये कि यील्ड बहुत कम होता है केमिस्ट्री से. अगर हम फॉर एग्जांपल 100 ग्राम से स्टार्ट करेंगे बनाना कंपाउंड X को, सो पहुँचते पहुँचते we will have 0.2 grams 100 grams. So yield is very low. अगर 0.5 भी होता है तो people are like crazy happy कि यार 0.5 तक पहुंच गए. सो यू कैन सी कि बहुत कम यील्ड मिलता है. सो ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी यूज़ बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सिंथेटिक बायोलॉजी को यूज़ करके. सो वी वर एबल टू प्रोड्यूस दोज कंपाउंड्स जो कि केमिस्ट्री से बन सकते हैं, कभी कभी नहीं बन सकते. बिकॉज एंजाइम्स के साथ क्या होता है कि दे आर वेरी स्टीरियोसेलेक्टिव. लाइक अगर वो लेफ्ट हैंड कन्फर्मेशन जो स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसको मॉडिफाई करेंगे, कुछ भी मॉडिफिकेशन होगी केमिस्ट्री से, सिंथेटिक केमिस्ट्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस कन्फर्मेशन. एंजाइम्स आर वेरी स्टीरियोसेलेक्टिव एंड दैट्स व्हाई they are far better for modern biotechnology than chemistry is. Dr. Wajid, ये बता दें कि what was your project that actually helped you get a very prestigious fellowship to return home? वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसने इतनी सिक्योरिटी को पास करके आपको वापस आने के रास्ते दिए? Well, first of all, जो ये फेलोशिप है, it's not only about the project. Like आपने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया, obviously that matters, but they also see आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आपके जो क्रेडेंशियल्स रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स रही है. फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ आपने फेलोशिप्स मिली है आपको, कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं आपको. तो they become more assured कि नहीं, he is going in or she is going in a right direction, for example. So that also the project, तो वो सब मिला जुला के, it is this whole package you present as an applicant, yes. As an applicant. So this whole package goes and they see this as a picture कि how much potential this person has, कैसे रन कर सकता है ये अपना रिसर्च, इंडिपेंडेंट रिसर्च. सो जो मेरा काम है, जो मैंने अभी काम स्टार्ट किया है अभी, when I recently joined IIIM Jammu. So there is a family of plants called Laurishi. उसमें हमारा cinnamon आता है, दालचीनी, राइट, दालचीनी फैमिली. उसमें बहुत सारे प्लांट्स है, स्पीसीज, बहुत सारे जीनसेस है उसमें. उस फैमिली में क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनता है जिनको हम बोलते हैं राइनोडेन डाइटरपिनॉइड्स. तो we don't know how those compounds are. उनका फ़ायदा ये है कि देखिए अभी हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं. दे आर वेरी हार्श, not only on humans, on plants, but also on the environment overall. Like synthetic insecticides, pesticides होते हैं, right? So जो ये राइनोडेन डाइटरपिनॉइड्स
है उनमें देखा गया है कि दे हैव really amazing activity when it comes to bee as insecticides. Like जहाँ पे उनको मेडागास्कर उस रीजन में कुछ स्पीसीज को पाया गया है कि अगर जो रैट्स होते थे, माइस रैट्स, जो they would eat those plants and they would die. They're very toxic उस हिसाब से उनके लिए. So again there are plants, they're very endemic. Like for example there's one called Persea indica. So वो आपको खाली मिलता है कैनरी आइलैंड्स में, you don't find it anywhere else. So हम अभी क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि सिनेमन है एक फैमिली, उसका एक मेंबर है सिनेमन, एक पर्सिया इंडिका है, और भी बहुत सारी स्पीसीज. So हम क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार, तो वो ये है कि एवोल्यूशन में कैसे रोल प्ले किया है कि एक प्लांट में ये बनता है ये कंपाउंड, दूसरे में नहीं बनता है. जेनेटिक लेवल पे कहाँ पे चेंज आई है, म्यूटेशंस कहाँ पे आई है, या कुछ भी, व्हाट वाज द रीज़न कि कहाँ कहाँ ये बन रहा है, कहाँ कहाँ नहीं बन रहा है. सो एक तो हम वो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, दूसरा हम ये कर रहे हैं कि वो कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, क्यों उनका रोल इम्पॉर्टेंट. लाइक आई सेड, दे हैव वेरी high pesticidal, insecticidal, although they were even used as crush करके उन leaves को they would spray them in the fields ताकि उनको pests नहीं खाए या फिर insects ना खाए. So we are using this modern synthetic biology to answer those questions. So big picture यही है कि एक तो हम नए compounds create करेंगे using biology, and we will also try to understand कि how evolution has played its role in those compounds. So ये प्रोजेक्ट चल रहा है अभी? It just started. It just started. Have an independent lab available to you now? I started. अभी तो I would not call it as a lab, but I don't have a lot of facilities still. I just started. और हमारी जो funding होती है, it's very restricted. Obviously, they won't give you all the money and be like, okay, जो करना है कर लो. So they will yearly see हमारा progress. So I have been, very blessed to have बड़े अच्छे PIs मिले हैं वहाँ पे, and they have been very supportive. बहुत सारा सपोर्ट किया मुझे, इंस्ट्रूमेंट्स दे के या फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो उनके हैं उनको एक्सेस दे के कि आई कैन यूज़ दोज इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज दे वेरी एक्सपेंसिव. 15, 20, 30, 40 लाख का तो एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है. सो वो सब अफोर्ड करना इट्स नॉट ईजी एट दिस स्टेज. तो वो लोग PI जो सीनियर्स हैं उन लोगों ने काफ़ी हेल्प किया, एंड थैंकफुली आई हैव अभी मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंटर्न्स भी काम कर रहे हैं. सो it's getting there, तो it's going in a good direction. डॉक्टर वाजिद साहब, इस बहुत ही फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव कन्वर्सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे. ये जो हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग का जो टेक्नोलॉजी आ गया, तो हम बिल्कुल किताबों की तरह एक प्लांट को, एक लाइफ को पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या है. तो हाउ इट इज़ गोइंग टू चेंज द वे वी ट्रीट और इन्वेस्टिगेट लाइफ? In every way. For example, not only plants, like people for the last 15 years, so scientists, they have been trying to bring the cost down to as much as possible. Abhi recently I was reading $100, 7-8 हज़ार रुपए में you will have your genome sequenced. उसका क्या फ़ायदा है? There's a term called personalized medicine. For example, कभी क्या होता है कि drugs बनते हैं, right? पैरास्टामोल लेट्स सपोज, या कोई भी एंटी कैंसर ड्रग बनता है लेट्स से, तो इट्स नॉट, जैसे कि हम ह्यूमंस वी आर ऑल डिफरेंट, राइट? लाइक ऑल्दो वी ऑल ह्यूमंस, बट हमारा जेनेटिक्स जो म्यूटेशंस है, स्निप्स जिनको हम न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम बोलते हैं, दैट्स ऑलवेज डिफरेंट, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग है एंड इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किसी प्रोटीन पे, किसी रिसेप्टर पे बाइंड करता है, राइट? एंड then it acts, right? But वो receptor, it's not going to be universal in all of those humans, all of us, कहीं different mutations होते, although larger scale पे, larger picture में function same करता है, but there are always mutations. तो कभी कभार जो compound होता है, हमारा जो drug होता है, it's going to work better on this particular mutation, not on the others, right?
तो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि अगर दवाई दे दी, वी डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू वर्क, इट मे वर्क बट इट्स नॉट पर्सनलाइज्ड, इट मे नॉट बी लाइक 100%। जैसे कि हमारे अभी कैंसर्स में भी काफ़ी सारा जो HER2 म्यूटेशन है, राइट। तो समटाइम्स जो अगर किसी के पास वो किसी म्यूटेशन हो, वो जीन की म्यूटेशन, दैट डिटर्मिन्स कि इस पेशेंट को कौन सा एंटी कैंसर ड्रग मिलेगा। सेम वुड बी द केस विद ऑल अदर डिजीजेस, you know, we will have हर एक इंसान का, it's so cheap to sequence a genome, you know, and then you can find out okay, इस बंदे को ये और ये और ये ड्रग्स दे सकते हैं हम फ्यूचर में अगर कुछ भी हो जाए, या फिर ये इस पे शायद काम नहीं करेगा। So that's one aspect of it. The other aspect is, which is like very futuristic. So we will have in future hopefully that technology that abhi bhi people have done it, you know, synthetic genomes. Like we will be like let's say कि हमने कोई नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, we know कि हमें मिनिमल जीनोम क्या चाहिए, उसके लिए कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है, ताकि it will be a functional entity, functional cell. We can say a print command and we will have an organism ready, microbe or whatever in future. So once we know the genetic makeup of different species, organisms, और वो सब चीज़ों का, then we will be able to do that, repeat that on our own. For example, a woolly mammoth, right? They have DNA. We have DNA of Neanderthal or other जो कि human species थी, Homo, you know, other Neanderthals and all those species. So we have the DNA of those species. So in future, we will be able to create those. I mean, although there are ethical issues, वो चीज़ें छोड़ के, but we have this power. For example, kutki या kutyat vanachis. For example, it just wipes out climate change and it doesn't grow anymore. Once we have the genome, we can create the whole plant again. So that gives us so much power, you know. Although some people, you know, would be you are playing God now, you know, but there are always going to be ethical conundrums, you know. People will be, you know, there has to be a balance as well. People, you know, like CRISPR या genetic, you know, modification जो भी हम कर रहे हैं, you know, there have been ethical issues, but people know what's right, what's not. तो डॉक्टर वाजिद साहब, हम आपके नहायत ही मशकूर हैं कि आपने इतना अपने बिज़ी शेड्यूल में आप लैब से बाहर आए, हमारे साथ बात की। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं वो ज़्यादा दुनिया नहीं जानते हैं, उनकी दौड़ होती है घर से लैब तक। तो हम बड़े सक्सेसफुल रहे आपको लैब से बाहर लाने में, तो वी आर सो थैंकफुल टू यू एंड वी होप कि आने वाले दिनों में आपकी रिसर्च का जो टेक अवे होगा, तो होपफुली विल बी वन डे वेरी सून डिस्कसिंग दैट एज वेल। इंशाल्लाह, डेफिनेटली आई वुड रियली लव दैट एंड आई वुड लास्टली ऐड कि public outreach has been you know, recently US में भी या बाकी जगहों में भी, it is a big part of our research. अब हम फंडिंग के लिए अप्लाई भी करते हैं। we also mention कि यार हम ये वाला काम public outreach के लिए कर रहे हैं। they appreciate that because at the end of the day it's public money, you know. Public has to benefit, public has to know कि हम कर क्या रहे हैं, you know, is it going in the right direction or not. So I would always, you know, be more than happy to, when and if I do some good research, I would be more than happy to be here. Inshallah, inshallah, you'll succeed as you succeeded earlier. Thank you, Dr. Wajid Saab. So great of you. Thank you so nice so much. of you. Thank you. Best of luck. Thank you so much. Thanks.